श्रेय ज्योतिपंत जी को दूंगा, क्योंकि अगर वो मुझे आकाशवाणी पर बार बार न बुलाते तो क्या पता मेरी लेखनी इतनी रफ्तार से चल पाती या नहीं चल पाती। मैं आपकी हिंदी कविताओं पर बात करूंगा। कुंदन जी ने एक बात कही थी कि ज्योतिपंत जी को गुस्सा नहीं आता कभी। अगर आपके गुस्से को देखना है तो उनकी कविताओं में उतरना पड़ेगा, क्योंकि कवि अपनी कविताओं में अपने वास्तविक रूप में सामने आता है। क्योंकि जो जो विसंगतियाँ होती है, जो अन्याय होता है, जो जैसे आपका आदिवासी क्षेत्र भील, जो कसक भूखे भील की है, जो जो चीज़ें आप देखते रहे, जो बेचैनी आपके भीतर उठती रही, उससे गुस्सा आना स्वाभाविक है। और कहीं कहीं कविता में ये गुस्सा प्रकट भी हुआ है और अच्छा लगता है वो गुस्सा देख करके। तो मैं बात करूंगा, सबसे पहले जो प्रकाशित हुआ है आपका कविता संग्रह कसक भूखे भील की, जो 1990 में प्रकाशित हुआ। मैं पुराने राजस्थानी कविता संग्रहों को मैं बुला करके बात करूंगा। ये तो 1981 में आपके संजन साठा संग्रह बागड़ी का हुआ था, उन सबको बुलाते हुए अपन बात करते हैं हिंदी कविताओं पर। आपका प्रथम हिंदी कविता संग्रह कसक भूखे भील की 1990 में प्रकाशित हुआ, अर्थात ये कविताएं 90वें दशक की कविताएं। और उस समय हमारे यहाँ कविता का एक तरह से उत्सव, नंद चतुर्वेदी, कंवर मेवाड़ी, डॉक्टर भक्तिलाल व्यास, विजेंद्र, ऋतुराज, ऐसे ऐसे कवि रचनाशील थे अपनी पूरी ऊर्जा के साथ में। उसमें और अपन जोड़ सकते हैं तारा प्रकाश जोशी भी उसी वक्त सक्रिय थे। तो हरीश भादानी, उस काल में बिल्कुल एक नई पीढ़ी दस्तक दे रही थी, बड़े जोशो खरोश के साथ। इस नई पीढ़ी में थे अंबिका दत्त, हितेश व्यास, कृष्ण कल्पित, मिठेश निर्मोही, कैलाश मनहर, पवन करण, अनिल गंगल, हरिराम मीणा, हेमंत शेष, विनोद पदरज, अनिरुद्ध उम्मट, ऐसे कवि। और इन्हीं कवियों में आते हैं हमारे ज्योतिपंत जी पंड्या। लेकिन हरिराम मीणा और ज्योतिपंत पंड्या अपनी कविताओं में अलग ही पहचाने जाते हैं। यहाँ आदिवासी कविता का मूल स्वर है। हरिराम मीणा तो एक आदिवासी कविता का राष्ट्रीय पहचान बन गए थे, लेकिन परिभाषा जन्य मजबूरियों के चलते ज्योतिपंत जी की इन कविताओं को हालांकि आदिवासी कविता नहीं कहा गया, लेकिन वो समझना यहाँ पर बड़े सजग रूप से मौजूद है। देख लीजिए कि दरअसल ज्योतिपंत की कविताओं में जो सघन लोक संवेदनाएं एवं परिवेश के विश्वसनीय चित्र दिखाई देते हैं, वो 90वें दशक की विशिष्ट पहचान है। मदन कश्यप 8वें और 9वें दशक की कविताओं में अंतर बताते हुए कहते हैं कि 8वें दशक के कवि, उनकी संवेदनाएं केवल मध्य वर्ग तक सीमित, जबकि 9वें दशक के कवियों की संवेदनाएं दलित और स्त्री और आदिवासी और किसान और मजदूर तक फैलती है। और उसी संवेदनाओं के आप विशिष्ट कवि हैं ज्योति प्रकाश जी पंड्या। कसक भूखे भील की कविता संग्रह में इन आदिवासियों के अभाव, रोजमर्रा के संघर्ष, इनका दारिद्र्य, अशिक्षा के कारण अपराध की ओर बढ़ते कदम, देश शोषण, कुपोषण, अन्याय, स्वाभिमान, संस्कृतिगत विशेषताएं, जिस प्रकार स्थानीय बोली बानी एवं गहरी लोक संवेदना के साथ आए हैं, वे उन्हें 9वें दशक के अन्य कवियों से अलग पहचान दिखाते हैं। उदाहरण बबली का बाप, इस कविता में आप देखिए, वो कविता इस तरह से चलती है। कालिया जो वैशाख की धूप में परेशान होता हुआ काम करता है और थोड़ी बहुत विश्राम की चिंता, इच्छा होती है,
थोड़े क्षण चुराना चाहता है, लेकिन वो भी नहीं चुरा पाता। और उसका सपना, वो थोड़े विश्राम के क्षणों में जो सपना देखता है, वो देखिए हमारे उसके सपने में कितना अंतर है। महीने की महीने पगार, यही उसके सुख सपनों का संसार। बबली के लिए घाघरी पोल की चुनरी और बालों के लिए खांच कंगा और पीने ली। घरवाले की ओढ़नी खरीदी, छोटे लालू के लिए चड्डी और कुर्ता लिया और चल पड़ा खुश खुश अपने घर। आंकड़े की भीतों में यकायक चमक आ पड़ी। ये भी हम देखिए, आंकड़े की भीतों में यकायक चमक आ पड़ी थी। किसी सुनहरे भविष्य के इंतजार में छप्पर के बिखरे टूटे बेतरतीब केलू लाइन में बंद कर जमने को उतावले। नंगा लालू और बेबस बबली बाबा की पोटली पर आंखें कराए। वो ये सपना देख ही रहा होता है कि आगे इस कविता में ज्योतिपुंज बताते हैं कि मेट की एक लात पड़ती है, सपना टूट जाता है और कालिया को वापस काम पे लगना पड़ता है। यानी हमारे आसपास ऐसे लोग भी हैं जो यानी जो सपना खुशहाल जिंदगी का सपना देखना, तो यानी खुशहाल जिंदगी जीना तो दूर कहिए, वो सपना भी नहीं देख पाते। और उसके सपने में है क्या? मामूली चीज़ें। बच्चे के लिए कंघी है, रिबन है, वो ओढ़नी है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। खपरेल की छत सही हो जाए, ये सपना। कोई टीवी या फ्रिज या महंगे फर्नीचर या गाड़ी वो नहीं मांग रहा हो, लेकिन ऐसे लोगों की ओर ध्यान। ज्योतिपुंज जी जैसा कवि, उसका भी ऐसे कवि का ही ध्यान जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार ज्योतिपुंज अभिजाति के विरुद्ध लोक के कवि हैं, लोक संस्कृति के कवि हैं। नंद किशोर आचार्य लोक संस्कृति को परिभाषित करते हुए कहते हैं, लोक संस्कृति का अर्थ है मानवीय सृजनात्मकता की स्थानीय परिवेश के प्रति विशिष्ट अभिव्यक्ति। ज्योतिपुंज का परिवेश राजस्थान की आदिवासी संस्कृति का प्रतिनिधि भूगोल है। ज्योतिपुंज ने इसके अंदर तक प्रवेश किया है, एक दर्शक की हैसियत से नहीं, बल्कि करुणा से लबरेज कवि के रूप। तभी वे श्रम की नींव पर टिके सहज सौंदर्य की तलाश कर पाए। जीवन